चुनाव में जी यही रटा रटाया, यही एक्सपायर, यही बासी बातें जो है वो कह करके देश की गुजरात की जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी गई। और कांग्रेस पार्टी का गुजरात की जनता ने क्या हासिल किया उसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, जमीन पे आप हार गए, आसमान पे आप तारे तोड़ रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये मानसिकता छोड़नी चाहिए। जहां तक सवाल है, अगर ये कहा जा रहा है कि आज देश चौतरफा परेशानियों से जूझ रहा है, आपने कहा कि हम देश को आर्थिक उदारवाद के रास्ते पे लाएंगे। आज आर्थिक उदारवाद के रास्ते पे खड़ा हो गया। देश की कृषि ग्रोथ जो है वो अपार उत्पादन, खुद रशीद मसूद साहब किसान हैं जो मतलब पर्याप्त उत्पादन और बल्कि ऐसा उत्पादन की जो हमारे अनाज सड़ रहे हैं, उसके बाद कृषि ग्रोथ आपकी माइनस में जा रही है। आप जीडीपी ग्रोथ कहते हैं कि हम 10% ले जाएंगे, आपकी जीडीपी ग्रोथ 4% पे 4.5% पे अटक के रह जाती है सुई की तरह। उसके अलावा बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार घोटाले सर चल के बोल रहे हैं। तो तमाम दिक्कतों के लिए नकवी साहब क्या है जी, तमाम दिक्कतों के लिए आप कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं, और रशीद साहब आप मानते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? क्या यही हम मान लें? किसकी बात सही माने, बताइए। जवाब कैसे दूंगा? मसूद साहब, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है फिलहाल, इसलिए हम दोबारा उनके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे दो और मेहमान जो हमारे साथ हैं, नीरज कुमार जी और मनोज भट्टाचार्य जी। मनोज जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को कोलकाता में सामने रखा, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए खुले हाथ से दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन वामपंथी दलों की उन्होंने जबरदस्त बख्शा उधेड़ी है, इतनी ज्यादा कि आज सीपीएम के नेता यह कहते रहे कि मोदी साहब को दंगों के अलावा कुछ नहीं सोचता, और ऐसे में ममता बनर्जी के कार्यकाल में वहां दंगे होने वाले, इसलिए मोदी जी वहां दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, इस तरह का डर तो है। एक बात तो जरूर बोलेंगे, ये मोदी साहब हो या कांग्रेस हो, ये दोनों में कोई भी देश के जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है, और जनता अब बहुत ही मुश्किल में है। अब हम बेरोजगारी के बारे में मोदी जी आप सोच रहे हो, वो प्रधानमंत्री बन गए और वो अपना स्वाभाविक मित्र जो है हमारे यहाँ का तृणमूल कांग्रेस, जो उनके साथ बहुत दिन बिताए। जब गुजरात में दंगा हुआ उसके बावजूद भी उन्होंने मोदी साहब को कांग्रेचुलेट किया, मोदी साहब को यहाँ से गुलदस्ता भेजा। तो वो हो सकता है, वो तो स्वाभाविक मित्र है। चलिए, तो ऐसा अगर ऐसी स्वाभाविक मित्र की बात आप कर रहे हैं, बहुत दिन तक रहा। बिल्कुल। नीरज जी, हम आपसे बस एक छोटा सा जवाब चाहेंगे सवाल। नीरज जी से हम आप एक छोटा सा जवाब चाहेंगे सवाल का। नीरज जी, आज नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में गुजरात मॉडल नहीं लागू हो सकता क्योंकि वहां विकास की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी सहयोगी पार्टी के हैं वो, आप उनसे कुछ सलाह मशवरा क्यों नहीं करना चाहते? उनसे जरा मदद लीजिए। ऐसा लग रहा है कि नीरज जी से भी फिलहाल संपर्क नहीं हम साथ पा रहे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। फिर आइए हम इस बीच तब तक इन तमाम तकनीकी दिक्कतों को हम दूर कर लें, तो जरा इस बीच हम एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहेंगे। मोदी ने केंद्र सरकार को विदेश नीति के मसले पर भी जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की है। इटली के मछुआरों का मामला हो, चाहे पाकिस्तान में भारतीय जवानों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करने का मसला हो, मोदी ने विदेश नीति पर जो तीखे हमले किए उससे मौजूदा केंद्र सरकार की स्थिति काफी कमजोर होती हुई दिखाई दी है। आइए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, चर्चा उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। क्या केंद्र सरकार की विदेश नीति कमजोर है, और क्या केंद्र अपने पड़ोसियों के सामने विदेश नीति के मसले पर घुटने टेक देता है? कोलकाता में मोदी ने अपने भाषण के दौरान जिन बातों का जिक्र किया, उससे ये सवाल खड़े हुए। यूपीए सरकार की विदेश नीति पर तीखे हमले करते हुए मोदी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इटली से हाल में हुए विवादों पर केंद्र को जमकर घेरा। मोदी ने पाकिस्तान मसले पर केंद्र के रुख की जमकर आलोचना की। मोदी बोले कि पाकिस्तान ने हमारे जवानों के सिर काटे,
और केंद्र ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को बुलाकर उन्हें अपने यहाँ दावत दी। हमारे सैनिकों को मार दिया जाए, उनका सर काट करके ले जाया जाए और यहाँ सम्मान समारोह के भोजन होते रहे और फिर नसीहतें दी जाए कि ये तो हमारा महान संस्कृति है, इसलिए हम खिलाते हैं। खिलाओ, मरवाओ दोस्त लोगों को, क्या कर रहे हो तुम? केरल के मछुआरों के मुद्दे पर भी मोदी ने केंद्र को खरी खरी सुनाई। मोदी ने केंद्र पर सवाल दागा कि मछुआरों की हत्या में शामिल इन मरीन्स को वोटिंग में शामिल होने के लिए इटली क्यों भेजा गया? तो हमारे जवानों को कोई मार दे और इटली के लोगों को वोट देने के लिए जाने दिया जाए, आपने सुना है कभी? साहब, हमारे देश का अच्छा सा व्यक्ति उसकी मां की फ्यूनरल में नहीं जाने देते। मां की फ्यूनरल में अगर वो केस चल रहा है, वो अदालत में जेल में पड़ा है, अभी तो गुनाह साबित नहीं हुआ है, सजा नहीं हुई है और मां मर गई है, उसके फ्यूनरल में जाना है तो जाने नहीं देते। मोदी ने केंद्र पर करारा हमला बोलते हुए ये तक कहा कि केंद्र की कमजोर विदेश नीति के चलते ही अब बांग्लादेश जैसा देश भी भारत की बात पर ध्यान नहीं देता। जिस बांग्लादेश को जन्म देने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन वो बांग्लादेश भी वहां जो घटनाएं समाचार सामने आते हैं, कितने पीड़ादायक समाचार आते हैं और दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मोदी ने पड़ोसी मुल्कों के सामने कमजोर विदेश नीति पर अपनी बात रखने के बाद सीधे विदेश मंत्री को ही निशाने पर लिया और कहा कि विदेश मंत्री विदेश दौरे पर जाकर बेइज्जती कराकर वापस लौटते हैं। मित्रों, इस देश के विदेश मंत्री विदेश में जाकर के दूसरे देश का कागज उठा करके वो भाषण पढ़ रहे हैं। मोदी ने यूपीए को विदेश नीति पर कमजोर साबित करने की कोशिश की और केंद्र के पास विकास की कोई नीति न होने का दावा भी किया। नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मुद्दे पर मनमोहन सिंह सरकार की जमकर खिंचाई की और उन्होंने इस बात के उदाहरण भी पेश किए कि कैसे विदेश मंत्री विदेश जाकर अपना असली भाषण भूल जाते हैं और दूसरे देश के लिए लिखा गया भाषण पढ़ डालते हैं। कैमरामैन दीपंकर कांजीलाल के साथ राजेश सिसोदिया, न्यूज नेशन, कोलकाता। मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ नकवी साहब भी। मसूद साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो विदेश नीति के मामलों पर जो टिप्पणियां आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं, उसमें बहुत कुछ तथ्य से परे तो है नहीं। इसमें तो सत्य है कि एसएम कृष्णा अपना भाषण बोलकर कुछ और पढ़ने लगे थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर अंततः प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना पड़ा। तमाम मसले हैं, तो इसमें नरेंद्र मोदी गलत क्या उठा रहा है मसला? मैं कहूंगा कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोली जिसमें 72 छेद। ये नरेंद्र मोदी साहब उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसकी सरकार में कारगिल हुआ था और नवाज शरीफ को जब बिरयानी खिलाई जा रही थी तो कारगिल हो रहा था। ये वही नरेंद्र मोदी साहब की सरकार थी कि जिसने आतंकवादियों को ले जाकर कंधार छोड़कर आए थे उनके विदेश मंत्री साहब, जिसने बात की, जिसके बाद हमारे यहाँ आतंकवाद के इतने वाकयात हो रहे हैं और वही आतंकवादियों ने जाकर के लश्कर-ए-तैयबा बनाया और उसने आतंकवाद हिंदुस्तान में फैला दिया। तो मैं ये इसके बारे में सिर्फ 2 लफ्ज में कह सकता हूं कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। नकवी साहब। नहीं, मैं मुझे कांग्रेस के साथियों पर और रशीद साहब जैसे वरिष्ठ लोगों पर बहुत तरस आता है। तरस इसलिए आता है कि ये 9 साल से सरकार चला रहे हैं। जब भी इनसे पूछो तो कहते हैं जी एनडीए के वक्त में ये हुआ था इसलिए हम मजबूर हैं हम करने के लिए। भैया, एनडीए से इतने प्रभावित हो तो पोटा खत्म ना करते। आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए आप अब तक ये चीज न करते। सारे आतंकवादी कैंपों को उड़ा दिया होता आपने। सारे के सारे जितनी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उनका खात्मा कर देते। आपको 9 दिन का समय नहीं मिला है, 9 महीने का भी समय नहीं मिला है। आपको 9 साल हो गया और आप अब आपकी विदाई की बारात जा रही है, विदाई हो रही है आपकी। तो ऐसे हालात में आप हर
अपनी नाकामी को जो है वो बीजेपी और एनडीए से प्रेरित नाकामी कहेंगे, तो लोग उसको जो है ना एक्सेप्ट करेंगे ना स्वीकार करेंगे। नकवी साहब, अब देखिए ना, जो बातें उठा रहे हैं वो भी तो सही है ना। एनडीए के कार्यकाल में कुछ एक चीजें तो ऐसी हुई थी जिस पर तमाम आपत्तियां उठी थी, तो ये बात तो ये अगर मान लीजिए, तो अगर हमारे समय में मैं यहाँ पर जो है वो एनडीए के समय में कितना अच्छा हुआ जी, 9 साल बीत गए, हमने बहुत कुछ चीजें गड़बड़ की होंगी तो हम सत्ता से बाहर हैं, 10 साल हो रहा है जी। तो इसलिए जो है वो अब हमसे प्रेरणा लेकर के इन्होंने 10 सालों तक सारी चीजें की जी। तो ये इन्हें समझना पड़ेगा कि ये जो है हमसे प्रेरित सारी चीजें जितनी बुराई है वो अब हमने जो है नेशनल हाईवे बनाने की शुरुआत की थी कि उन्होंने रोक दिया। हमने जो है वो जब कानून बनाया था, एक मजबूत कानून पोटा, तो उसको क्यों उन्होंने खत्म कर दिया। हमने जो है वो देश के तरक्की और जीडीपी ग्रोथ इनको 10% दी थी, ये 5% पे क्यों लेकर आए। मसूद साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। जो है इनको जो है वो एक ऐतिहासिक कृषि ग्रोथ दी थी, वो 0% पे क्यों लेके आ गए। मसूद साहब जवाब देना चाहिए। मसूद साहब, क्या वाकई में आप लोग बीजेपी से बहुत ज्यादा जी? देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे भाई हैं छोटे जी, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अगर इन्होंने कुछ किया होता जी, इंडिया शाइनिंग के अलावा कोई दूसरा नारा दिया होता, कोई करके दिखाया होता, तो फिर ये बाहर ना बैठे हुए थे। 6 साल की सरकार चलाने के बाद 2004 में इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये इसका अपने आप में सबूत है कि लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। और अभी विदाई की बात कर रहे थे, तो ये बात सही कह रहे हैं कि विदाई की बारात ले जा रहे हैं, लेकिन 2014 में सरकार की दुल्हन लेकर के वापस आएंगे। अरे मसूद साहब, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग चलिए एक बात बताइए, आप लोग सब तैयार, विदाई का बैंड बाजा लेकर जनता बाहर खड़ी हुई है और आपकी विदाई की बारात, ये तो पता चलेगा, ये तो 2014 में पता चलेगा नकवी साहब। अच्छा चलिए 2014 के लिए हम लोग विवाद में 9 कर्म कर डाले देश की जनता के। इन 9 सालों में इतने 9 कर्म किए हैं देश की जनता। महंगाई आपने बढ़ा दी, भ्रष्टाचार घोटाले आपने बढ़ा दिए, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी। साहब, आप बहुत चुप रह रहे हैं। कैग की रिपोर्ट गुजरात के बारे में नहीं सुन पड़ी, 0% पे चली जा रही है। आप कहाँ जा रहे हैं देश? मैंने कहा कैग की रिपोर्ट गुजरात के बारे में नहीं पड़ी शायद अभी तक। लोग जो है वो चारों तरफ आपके दुश्मनों का घेरा लग गया है। अच्छा तो आप नेपाल आपके खिलाफ, बांग्लादेश आपके खिलाफ, मसूद साहब और नकवी साहब, बीजेपी का बुरा है उसको नहीं सुनते आप। मसूद साहब और नकवी साहब, आप दोनों से एक छोटा सा रिपोर्ट का भी जिक्र कर दिया होता गुजरात में कैग की रिपोर्ट ने। मसूद साहब और नकवी साहब, आपके साथ साथ नीरज जी और मनोज जी भी हमारे साथ हैं। आइए जरा एक और मसले पर चर्चा करते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हो चुका। मसूद साहब, जरा ये बताइए, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जब बातों को सामने रखते हैं तो आप लोग इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो जाते हैं? एक नेता है, एक मुख्यमंत्री। सीरियस नहीं, हम बिल्कुल सीरियस नहीं होते जी। हम सीरियस बात पे होते हैं कि जब सच नहीं बोला जाता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने अभी फिक्की में जो तकरीर की थी, वहां उन्होंने कहा कि हमने जो एग्रीकल्चर में औरतें लगी हुई हैं उनकी 15,000 रुपए महीना की आमदनी थी जी, हमने वादी प्रोजेक्ट चलाया। वादी प्रोजेक्ट से 8 गुना उसकी आमदनी बढ़ गई, यानी 1,20,000 करोड़। अच्छा मसूद साहब, एक बात बताइए, योजनाओं की बात छोड़िए ना, महीना की आमदनी। मसूद साहब, योजनाओं की बात छोड़िए, बताइए। मसूद साहब, 65% औरतें कुपोषण का शिकार। मसूद साहब, अच्छा सुनिए ना, मसूद साहब, औरतें कुपोषण का शिकार हैं। मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब बता रहे हैं कि 1,20,000 नकवी साहब और मसूद साहब, बस एक छोटा सा सवाल करा दी। मसूद साहब, नकवी साहब, बस एक मिनट का सवाल। मसूद साहब, सिर्फ एक बात बताइए, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं? देखिए, झूठ नहीं मैं कह रहा हूं, सच नहीं बोलते। अच्छा, तो बीच में रहते हैं कहीं इधर उधर, जो अनपार्लियामेंट्री, नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूं। चलिए नकवी साहब, आप बताइए। मैं एक चीज छोटी सी मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे शीर्ष नेता हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो गुजरात की यूनिट से फीडबैक लेकर के बोल रहे हैं, और ये गुजरात की यूनिट वो है जो 25 साल से सड़क पर हार रही है, मुंह कर खा रही है, इसी तरह के झूठे फीडबैक के आधार पर जी। और इसी तरह के झूठे जो है वो अपनी शोखी दिखा रही है कि साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, झूठ बोल रहे हो तो कम से कम चुनाव तो एक बार हरा देते। आप यही सब भाषण चुनाव में करते हो, उसके बाद आपको जनता निकाल देती है। चलिए, फिर आप अपने केंद्रीय नेताओं को बताते हो जी जितना मोदी जी ने कहा है वो सब झूठ है,
लेकिन आप अपने को तो जो है आप धोखा दे ही रहे हो। चलिए, धोखा इसमें कौन किसको दे रहा है? कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। नकवी साहब और मसूद साहब, अब जरा बाकी लोगों को भी, तकनीकी दिक्कत जो है वो दूर हो गई है, तो जरा बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। नीरज जी, आप बीजेपी के सहयोगी हैं, नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के बारे में खाली विशेष ध्यान देते हैं, कुछ न कुछ चर्चा अपने भाषणों में करते रहते हैं, आज भी उन्होंने चर्चा की है। आप लोग को लगता है कि मोदी साहब जो बातें कहते हैं वो सत्य हैं, और सत्य है तो उसके आधार पर चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो क्या आपको भी लगता है कि मोदी जी से कांग्रेस को डर लगता है?